नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव लगभग समाप्त हो गया। ये चरण का चुनाव बचा है। पूरे देश में चर्चा ये है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये बात सब मान रहे हैं कि इस बार चुनाव बहुत फंसा हुआ है, आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, उसे उत्तर प्रदेश में बहुत गहरा धक्का पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी कुछ सीटें कम होने की सूचना है और महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है भाजपा का। यही हाल कर्नाटक का है। तो क्या सीन बनेगा, क्या देश की तस्वीर बनेगी? मुझसे एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, पूरे देश से अलग अलग मैसेज आते हैं। मैं जाता हूं, कल मैं दिल्ली में था, चुनाव की कवरेज कर रहा था, तो वहां भी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मोदी जी इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? मोदी जी इतनी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण होने देंगे अगर मान लीजिए भाजपा 220 230 तक आई और ऐसी स्थिति आई तो फिर होगा क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरे गुट, विद्रोही गुट मैं कह सकता हूं, जिसमें गडकरी भी हैं, जिसमें राजनाथ भी हैं, वसुंधरा भी हैं, शिवराज भी हैं, योगी भी हैं, क्या ये उभरेंगे? नेतृत्व परिवर्तन की बात होगी? ऐसे तमाम सवाल मेरे जहन में गूंज रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि एक शख्स जिसको राजनीति की बहुत जानकारी है, जिन्होंने न जाने कितने प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू किया है, जो शख्स रेडियो से लेकर, दूरदर्शन से लेकर, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, पत्रकारिता में अपनी बुलंदी के झंडे गाड़ चुके हैं, आज तक हो, राजसभा टीवी हो, कई किताबें लिखी है उन्होंने। मैं कई बार कहता हूं कि वो पत्रकारिता के विकिपीडिया इस तरह के राजेश बादल जी हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ गुफ्तगू उनसे करूं, क्योंकि राजनीति का बहुत सारा ज्ञान उनके पास है। ले चलता हूं आपको राजेश बादल जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। क्या लग रहा है, पूरे देश की जो तस्वीर उभर रही है, उसके संकेत क्या लगते हैं आपको? धन्यवाद संजय। देखिए, इस समय अब हम कह सकते हैं कि चुनाव लगभग अब समापन मुद्रा में है। ये प्रक्रिया पूरी होने जा रही है और प्रक्रिया पूरी होने पर कुछ बातें तो स्पष्ट हो गई हैं, जिनको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। कि पहली बात तो ये है कि जो 10 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार, वो 2019 वाला प्रदर्शन तो दोहरा नहीं रही है। ये बात एकदम साफ है और साफ है तो उसके कारण भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसकी वजह नहीं है। 2014 में तो आपको याद होगा संजय जी कि ये सरकार, मनमोहन सिंह सरकार को लोग वोट नहीं करना चाहते थे, यानी कांग्रेस को हराना चाहते थे। वो आ गए मोदी जी, अलग बात है। तो पहली 2014 का चुनाव तो कांग्रेस को हराने के लिए था। 2019 का जो चुनाव हुआ था, वो भी उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। ऐन वक्त पर आपको याद होगा कि पुलवामा और इस तरह की जो एकाध घटना और हुई थी, उस घटना के चलते एक सहानुभूति की लहर, या एक आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय लहर थी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया था। उसमें उन 5 वर्षों में, यानी 2014 से 2019 के बीच में, वो जो 5 साल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई उपलब्धियों का खजाना भरा नहीं था। उसमें उसमें आप देखिए तो नोटबंदी थी और नोटबंदी के दरमियान नोटबंदी उनके वचन पत्र में नहीं थी। 2014 का जो चुनाव जीता था मोदी जी ने, उनके घोषणा पत्र में भी नहीं थी और नोटबंदी का छोटा मोटा फैसला नहीं था। तो नोटबंदी में कितने लोगों के घर लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लोगों ने आत्महत्याएं कर डाली। और नोटबंदी एक इस देश के लिए विध्वंसक एक फैसला था। तो उस फैसले के चलते आप ये नहीं मान सकते कि सरकार से बहुत लोग खुश थे, लेकिन पुलवामा ने उस मामले में उनको एक कर दिया कि चलो एक मौका और दो। एक गलती हो गई है प्राइम मिनिस्टर से तो हो गई। दूसरा, 5 वर्षों में हमने देखा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सारी गिरती गईं, एक के बाद एक इमारत दरकती गई, चटकती गई, और अंततः हमने पाया कि इन संवैधानिक संस्थाओं पर व्यक्ति हावी हो गया, लोकतंत्र की परंपराएं गौड़ हो गई। तो 2019 का चुनाव तो उस नींव पर था। आप देखिए, 2019 के बाद फिर एक बात और लोगों के दिमाग में थी कि क्या राहुल, एक तरफ राहुल गांधी हैं
और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मोदी हैं जिनको सिर्फ एक टर्म मिला है। तो मोदी जी के सामने क्या राहुल गांधी एक वैकल्पिक चेहरे के तौर पर हैं? शायद मुझे लगता था उस समय लोगों के दिलो दिमाग पर कुछ सवाल थे जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने क्रिएट किए थे। जैसे उनको एक परसेप्शन गढ़ दिया गया कि वो एक पप्पू साबित करने के लिए। लेकिन 2019 से 2024 के बीच में आप देखिए राहुल गांधी ने अपने आप को जिस तरह से प्रमाणित किया है, परिपक्वता के साथ वो उभरे हैं, उससे वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ राहुल गांधी ने ये चीज जो है अपने अपने व्यक्तित्व में एक इजाफा किया है। और लोग तमिलनाडु में उनको उतना ही देखना चाहते थे जितना उनको कश्मीर में देखना चाहते थे, अरुणाचल में देखना चाहते थे, मणिपुर गए। हमारे प्रधानमंत्री तो मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जैसा हाल आजादी के बाद किसी प्रदेश में नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, पंजाब में घनघोर आतंकवाद का दौर मैंने देखा है, एक पत्रकार के रूप में देखा है। पंजाब में भी वो दौर नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद का दौर देखा है और कश्मीर में भी वो दौर नहीं था। लेकिन मणिपुर की स्थिति भयावह थी और राहुल गांधी वहां जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस बार 2019 की स्थितियां संजय जी अब नहीं है। 2019 से के बाद से गंगा में पानी बहुत बह चुका है। पिछले प्रदर्शन से अगर वो आधे पर भी पहुंच जाएं तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, आधे पे मतलब 300 के 303, मतलब आप सोच रहे हैं कि बीजेपी 150 पे 150 पे अटक सकती है? देखिए मैं तो ये साफ कहता हूं और मैंने कई चैनलों में अपनी बहस में कहा है, चर्चाओं में कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता है, जो कि नहीं होंगे, तो ये 146 सीटों से लेके और न्यूनतम 146, अधिकतम 209, इन सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं तैर रही है, कहीं उछल कूद कर रही है। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। निर्वाचन आयोग के प्रति अविश्वास अब होने लगा है मुझे संजय जी, क्योंकि निर्वाचन आयोग के प्रति ऐसा अविश्वास करने का आधार मुझे भारत का संविधान देता है। एक जागरूक मतदाता होने के नाते मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं कि मैं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की अपेक्षा करूं, और वो नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी निर्वाचन आयोग पर मुझे भरोसा नहीं है। इसी देश में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो चुनाव आयुक्त उनकी सरकार ने नियुक्त किए थे और उन्होंने ही उनको पराजय का प्रमाण पत्र दिया था। 1979-80 में जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ये सब रहे और उन्होंने ही अपने चुनाव आयुक्त का नियुक्त किया था। 1985 में राहुल गांधी की 400 पार वाली सरकार थी, उन्होंने भी निर्वाचन आयुक्त अपने बनाए थे और उन्होंने उनको पराजय का सर्टिफिकेट दिया। 91 में नरसिंह राव की सरकार ने टीएम शेषन को लाए और टीएम शेषन 1996 में नरसिंह राव की सरकार को पराजय का प्रमाण पत्र दिया। 2004 में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और चुनाव आयोग ने उनको पराजय का प्रमाण पत्र दिया और बड़प्पन उनका कि इन सब नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने माना उसको। आज हम ये नहीं कह सकते कि 2024 के इलेक्शन में ये स्थिति आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी, तो बड़ी खतरनाक बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता। मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि एक एक करके राज्य के बारे में हम बात कर लेते हैं राजेश जी। शुरुआत बंगाल से करते हैं, एक ऐसा राज्य जिससे बीजेपी को भी उम्मीद है और विपक्ष को भी उम्मीद है। बंगाल की जो मोटी मोटी तस्वीर अब तक सामने आई, अब तो बस सब पूरे देश में मतदान खत्म ही हो गया एक तरह से। क्या लगता है बंगाल से क्या नतीजे आएंगे और क्यों आएंगे? देखिए बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन नहीं दोहरा रही है, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है एक जागरूक प्रजातांत्रिक नागरिक होने के नाते कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कुछ ठीक ठाक सा तालमेल होता तो शायद नतीजे और बेहतर आ सकते थे। क्योंकि देखिए वैचारिक आधार पर कांग्रेस ने सीपीएम का साथ लिया और सीपीएम का साथ इसलिए लिया क्योंकि ममता बनर्जी का जो रवैया रहा है, पास्ट का रिकॉर्ड आप देखिए, वो एनडीए में जा रही थी, फिर एनडीए से बाहर आ रही थी, फिर वो मोदी जी के साथ जा रही थी
मतलब सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उनका जो रवैया था उससे इन दोनों के बीच में एक खिंचाव बना रहा। अब देखिए कितनी विचित्र बात थी कि वो बंगाल में तो कह रही थी कि मैं इंडिया के गठबंधन में हूं, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ भरपूर बोल रही थी। तो ये बात जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को डेंट किया है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी में अगर 1 या 2 सीटें ना मिलती तो शायद मुझे लगता है इससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। ये लाभ थोड़ा सा बंगाल में मुझे नजर आता है। लेकिन जो संदेश खाली की जो घटना हुई है और जिस तरह से उसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नजर आता है, जो बात वहां की महिलाओं ने कहा है कि पैसे देके उनको बताइए, इज्जत की बात से बड़ा महिला के लिए क्या होता है। दुष्कर्म का आरोप लगवाया गया कि तुमको योजना का लाभ मिलेगा और उनसे ये आरोप लगवाया गया। तो महिला के सम्मान को लेकर के कौन चिंता करता है, ये बात तो हमें साफ हो गई। ये जो वहां की घटना है, बंगाल की घटना है कि महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप लगवाया गया और जो उन्होंने उजागर कर दिया। तो ये चीज साबित करती है कि सत्ता के लिए पूरब में बीजेपी कहां तक जा सकती थी। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। अब दूसरे राज्य पे चलते हैं, कर्नाटक। विपक्ष को उम्मीद है कि यहाँ पे भाजपा को बहुत भारी नुकसान होगा, भारी नहीं बहुत भारी नुकसान होगा। तो भाजपा कह रही है कि हमें नुकसान नहीं होगा, हम रिकवर करेंगे और उतने ही लगभग उतने ही रहेंगे। कर्नाटक से जो खासतौर से रेवन्ना वाले वीडियो सामने आए उसके बाद के मतदान में तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टोटल कर्नाटक के बारे में आपका अनुमान क्या है? देखिए कर्नाटक कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कहीं मजबूत सी नजर आती थी, वो कर्नाटक था। जब इस बार जो कर्नाटक विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस की आंधी चली, तो आप देखिए कि उस आंधी के चलते मध्य प्रदेश और तमाम 5 चुनावों में, तेलंगाना में हम लोगों को ये लगने लगा था कि कर्नाटक जैसा दोहराव क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी। तो कर्नाटक में तो एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन हो गया। दूसरा, चुनाव के ठीक वक्त ये जो ताजा यौन अपराध वाला मामला हुआ है, उस अपराध वाले मामले से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन की किरकिरी हुई है, पार्टी की किरकिरी हुई है। अब देखिए मेरा ख्याल है, अगर मैं ठीक याद हूं तो उनके दादाजी ने अपील की है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि लौट के आ जाएं वो और समर्पण करें, जांच का सामना करें अगर वो इतने दूध के धुले हैं। तो कर्नाटक में देखिए 2 तरह की जो मतदाता है, वहां का जो जातीय समीकरण है, चूंकि मैं मजहब और जाति के आधार पर विश्लेषण नहीं करता कभी भी, आपने देखा होगा, लेकिन मैं एक सीमा तक उस पर जाता हूं। तो जो कर्नाटक के जो संप्रदाय हैं, कर्नाटक के संप्रदायों में अब बीजेपी के प्रति मोहभंग हो गया है और ऐतिहासिक जड़ें एक बार फिर कांग्रेस ने पुनर्जीवित करने में कामयाबी हासिल की है। आपको याद है इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई थी, तो चिकमंगलूर से वहां से जीतकर आई थी। तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक अनुकूल गढ़ रहा है और आज भी कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र की तरह अभी भी बहुत मजबूत है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक और राज्य है महाराष्ट्र, जहां से भाजपा का बहुत भारी नुकसान होना तय है। वहां तो मुझे कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने जितने पत्रकारों से बात की, जो भाजपा समर्थित पत्रकार माने जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, मतदान भी बहुत कम हुआ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे खुद पैर ले जाके मार दिया। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, महाराष्ट्र चूंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है, यहां से आपको क्या संदेश नजर आते हैं? देखिए संजय जी, महाराष्ट्र में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर को कुल्हाड़ी पर दे मारा है। कारण क्या है कि मैं आपको केवल 3 उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का भी, जैसे मैंने कर्नाटक के बारे में कहा, कांग्रेस का बहुत मजबूत जो इलाका है वो महाराष्ट्र रहा है। और महाराष्ट्र का अगर मोटे तौर पर आप विभाजन करें तो विदर्भ का इलाका है जो कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग गढ़ रहा है और संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी इलाके में उनका मुख्यालय है। दूसरा खानदेश और मराठवाड़ा का इलाका है, जो जलगांव, नासिक, धुलिया वाला जो आप देखते हैं, औरंगाबाद, ये है। और तीसरा जो कोंकण है, जो पुणे, थाने से लेकर के और वहां रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक जाता है। और चौथा मुंबई है। तो मुंबई और कोंकण में इस बार शिवसेना अच्छी दिख रही है मुझे। और शिवसेना की जब मैं बात करता हूं तो माफ कीजिए, वो विभाजित
शिवसेना की बात, जो शिंदे वाली शिवसेना, उसकी बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि वो असल नहीं है। भारत का जो मतदाता है संजय जी, उसकी मानसिकता आपको पढ़नी पड़ेगी। उसकी मानसिकता यह है कि जहां पर मूल पार्टी की जड़ें होती हैं या घराना होता है, अब तो घराने, हमें घराना कहने में कोई नुकसान है नहीं, तो घराना जहां पर होता है उस घराने के पास लोग जाते हैं। और इस बार का चुनाव ये साबित कर देगा कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का अब वास्तविक वोट बैंक है, ठीक वैसे ही जैसे शरद पवार के पास अपना एनसीपी का वास्तविक वोट बैंक है, अजित पवार के पास नहीं है। तो बीजेपी ने जो जिस तरह से कुल्हाड़ी पर पैर मारा है, एक तो उन्होंने जिस तरह से, आपको याद होगा भगत सिंह कोश्यारी जब राज्यपाल थे और देवेंद्र फडणवीस को सुबह 4 बजे शपथ दिलाई थी, उसने डेंट किया था इमेज को लेके, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे अधिक अपनी चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति के लिए जानी जाती थी, साफ सुथरी राजनीति के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो ये घटना हुई। दूसरी घटना, जब उन्होंने शिवसेना में तोड़फोड़ की और अजीत ठाकरे, अजीत पवार और शिंदे को लेके गए, तो दूसरी बार ये किया। और तीसरी बार जो ताजा है, अब जो स्थितियां वहां से निकल के आ रहे हैं, महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस तरह से बेआबरू होके अपमानित किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो महाराष्ट्र के आरएसएस के कार्यकर्ता भुला नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि गडकरी तक की सीट फंस गई है, गडकरी भी फंसे हुए हैं। बड़ी चर्चा है बात की, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। और मजे की बात ये राजेश जी की गडकरी के चुनाव प्रचार में उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं गया। मतलब कांग्रेस भी चाहती है गडकरी जीत जाए किसी तरह से। नहीं, इसलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भारतीय संविधान को ईमानदारी से मानने वाला उदारवादी लोकतांत्रिक संवैधानिक चेहरा अगर कोई नजर आता है तो वो नितिन गडकरी है। और कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि उसने आजादी के बाद से 1952 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, उसने संवैधानिक परंपराओं की रक्षा की है, चाहे वो पक्ष के लोग यानी कांग्रेसी लोग रहे हों और चाहे वो गैर कांग्रेसी लोग रहे हों, उसने हमेशा उनको संसद और विधानसभाओं में पहुंचाया है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब 1952 के चुनाव हुए थे, उसमें इस संविधान को बनाने वाले संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और वो एक दूध वाले से चुनाव हार गए थे, दूध का कारोबार करने वाले से। और उसके बाद नेहरू जी ने उनको संसद में लाया। जब अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं था, लेकिन आजादी के बाद जब राष्ट्रीय सरकार बनी, लोग कांग्रेसी सरकार कह देते हैं उसको, लेकिन उस सरकार में भीमराव अंबेडकर भी थे और भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, तो वो राष्ट्रीय सरकार थी। तो उनको फिर वापस संसद में लाया गया। इसी तरह से मोरारजी देसाई भी हार गए थे, आपको पता है, पहला चुनाव मोरारजी देसाई हार गए थे, उनको भी वापस मुख्य धारा में लाया गया क्योंकि वो गांधीवादी मूल्यों की वकालत करते थे। तो कांग्रेस इस परंपरा को लेकर चल रही थी। तो अगर नागपुर की एक सीट कांग्रेस नितिन गडकरी को उपहार में देना चाहती है, हाँ, संघ तो सारी ताकत लगाएगा, बीजेपी क्या ताकत लगा रही होगी आपको पता है, लेकिन अगर नितिन गडकरी जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से संसद में उनका अभिनंदन होना चाहिए कि वो अपने ही, मतलब किससे तू जंग छेड़ता कुछ और से तो देख, है दुश्मनों की फौज तेरे घर में छिपी हुई। तो ये बात तो नितिन गडकरी के लिए है और वो विदर्भ का इलाका है, कांग्रेस का इलाका है। जी और गडकरी जी की भी हिम्मत देखिए, हौसला देखिए कि प्रधानमंत्री जी 10 सालों में पहली बार रुके जाके नागपुर में, और गडकरी उनसे मिलने नहीं गए। ये भी गडकरी का ही कलेजा, किसी और के बस की बात नहीं है। एक दूसरा राज्य है बिहार। नीतीश बाबू पे तरस आता है, जिस नीतीश बाबू का हाल हो गया है। जब वो रोड शो कर रहे थे और हाईलाइट हिला रहे थे तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया उनको। लेकिन बिहार से क्या संकेत नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बिहार में नीतीश बाबू ने तो अपनी किरकिरी कर ली। आपको याद होगा कि एक जमाने में नीतीश बाबू प्राइम मिनिस्टर के दावेदार माने जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस देश में नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर कोई मोर्चा बनेगा
तो नीतीश बाबू ही प्रधानमंत्री के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार होंगे, ये कहा गया था। और ये मतलब ये अजीब सी बात है कि उन्होंने ही इस बार इंडिया गठबंधन का जब आगाज हुआ तो उसके महत्वपूर्ण घटक बन के उभर रहे थे, और अचानक जैसे कि उन्होंने धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, ये उस परंपरा में उनको खड़ा कर दिया है जो हरियाणा की आया राम गया राम परंपरा है। और वो परंपरा भारतीय राजनीति में किसी भी ऐसे नायक को नायक के पद से उतार के खलनायक बना देती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार नायक से खलनायक बन गए और एक नया लड़का तेजस्वी नया नायक बन के उभर रहा है। वो अकेला अभिमन्यु की तरह वो इस लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और समूची भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की जमीन में पहले भी, जब तक ये मंदिर वाला मसला और धार्मिक आधार पर उन्होंने वोट मांगने शुरू नहीं किए थे, तो बिहार में तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जड़ें खोजना मुश्किल था। और इस बार भी मुझे लगता है कि अगर निर्वाचन आयोग ठीक रहा तो तेजस्वी के सामने तेजस्वी की आंधी है इस बार। और कांग्रेस और तेजस्वी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन है, वैसा ही वहां गुल खिलाने वाला है। जी तो देखिए, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा को अग्निवीर से बहुत नुकसान हुआ। क्या लग रहा है आपको कि ये जो अग्निवीर योजना थी इन दोनों राज्यों में बीजेपी की बैंड बजा रही है? देखिए, हरियाणा में तो 100% इस योजना से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। और जो 5 साल तक शुरू में, अब भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन जिस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई उस पार्टी में नाराजी है, वहां के तमाम जातीय समूहों में नाराजी है। और जो मुख्यमंत्री उन्होंने खट्टर साहब को बनाया था, असल में क्या होता है संजय जी, जब आप स्थानीय जनाधार वाले नेताओं की उपेक्षा करके अपनी जेब से मुख्यमंत्री निकालते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपको भ्रम है कि आप जिसको मुख्यमंत्री पद पर बिठा देंगे वो जनाधार वाला नेता हो जाएगा। और वो ये बात उत्तराखंड में भी ये साबित हुई, गुजरात में चूंकि वो प्रधानमंत्री खुद वहां के हैं इसलिए वो टेका लगा हुआ है, अन्यथा वहां के किसी मुख्यमंत्री का जनाधार वो विकसित ही नहीं होने देते। जब तक कोई जनाधार पनपता है तब तक दोनों ये नेता उसको चलता कर देते हैं। तो गुजरात में भी ऐसे ही हुआ, झारखंड में भी जब उन्होंने रघुवर दास को बनाया था, छत्तीसगढ़ के आरएसएस कार्यकर्ता थे, बुला के झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था, उन्होंने भी निपटा दिया था। मनोहर लाल खट्टर भी अब निपटा रहे हैं। तो हरियाणा में तो अब बीजेपी की दाल गलने वाली है नहीं। और हरियाणा वैसे भी बहुत पुराना बगावती और क्रांतिकारी तेवरों के लिए जाना जाता रहा है। हाँ, राजस्थान में मैं जरूर कहूंगा कि राजस्थान में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अभी भी थोड़ा सा ठीक ठाक खबरें मिल सकती हैं। और वो खबरें मिल सकती, राजेश जी, सारी सीटें बीजेपी की थी। अब तो सब लोग कहने हैं कि कम से कम 8 सीटें भाजपा के हाथ से निकल जाएंगे। देखिए, ये तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि 2019 का दोहराव नहीं होने वाला है। वो मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं होने वाला है, वो राजस्थान में नहीं होने वाला है, वो हिमाचल में नहीं होने वाला है। तो ये जब नहीं होने वाला है तो इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस की उपस्थिति बढ़ने वाली है, क्योंकि इन राज्यों में तीसरा दल तो है नहीं। तो मध्य प्रदेश में भी अभी आएंगे हम लोग उस पर 6 सीटें, राजस्थान में 8 सीटें, हिमाचल में 2 सीटें, ये तो उनको मिल ही रही हैं कांग्रेस को। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखिए कि 25 सीटों में अगर 20 सीटें बीजेपी ले रही है तो उस पिछले चुनाव की तुलना में नुकसान तो है, लेकिन अभी भी बढ़त तो उसकी है। तो लेकिन एक फैक्टर है जो वसुंधरा राजे सिंधिया वाला फैक्टर है। वो फैक्टर अगर चल गया तो वसुंधरा राजे को जिस तरह से अपमानित और आहत किया गया है, उससे बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है, उससे संघ का कार्यकर्ता नाराज है। संघ के कार्यकर्ता राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुकूल तब होते थे जब वहां पर आरएसएस को कभी शिकायत नहीं होती थी, जब वसुंधरा मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो वसुंधरा की उपेक्षा एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए नुकसानदेह पहलू है। जी बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, दिग्विजय सिंह जीत जाएंगे? कितनी सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में? देखिए, दिग्विजय सिंह की सीट थोड़ा सा मुझे फंसी हुई लगती है,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समूचे मध्य प्रदेश में पिछले बार जैसे नतीजे आ रहे हैं। पिछली बार एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास आई थी, कमलनाथ की, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस अच्छा संघर्ष कर रही है, और 8 सीटों पर अच्छा संघर्ष कर रही है, और 8 सीटें और हैं जहां पर कांग्रेस करीब करीब जीतने की मुद्रा में है। तो 8 सीटें कड़े संघर्ष की और 8 सीटों पर जीतने की मुद्रा में। आप सीटों का नाम बता देता हूं। मुरैना है एक, तो दूसरा मंडला है, तीसरा रतलाम झाबुआ है, चौथा भिंड है, पांचवा ग्वालियर है, छठवां सतना है, सातवां जो है खुद राजगढ़ है। मैं राजगढ़ को भी अभी इसमें कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी निकाल सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मुश्किल है वहां पे। छिंदवाड़ा निकलेगी, लेकिन चाहे वो 1 वोट से निकले, छिंदवाड़ा को भी मैं निकलते हुए देखना चाहता हूं। निकल रही है। सीधी शहडोल में से 1 सीट निकल रही है। तो ये स्थिति है। तो अगर जहां पर 1 सीट कांग्रेस की थी, वहां अगर 6 सीटें निकल रही हैं, तो आप कांग्रेस की नजर से ये अच्छा आगाज मान सकते हैं 2024 का। राजस्थान में अगर 8 सीटें निकल रही हैं तो अच्छा आगाज है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटें निकल रही हैं तो अच्छी बात है। जी, बात है। उत्तर प्रदेश पे आते हैं। यहाँ तो योगी जी ने मोदी जी का काम लगा दिया। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? देखिए, आप, मुझे याद है आप मुस्कुराए थे जब मैंने बहुत पहले एक शो में, आपके ही शो में ये कहा था, जब 2024 के चुनाव की सुरसुरी हुई थी, स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने ये पूछा था, आपसे ही सवाल किया था कि क्या योगी जी ये चाहेंगे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? तो आप, है ना, तो एक बात तो ये है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक द्वंद्व को देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए बहुमत नहीं मिलता, मान लीजिए, और उसके जो सो कॉल्ड एलाइज हैं, अब तो एलाइज भी नहीं बचे। ये पार्टी ऐसी है जो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वाले अंदाज में छोटी छोटी पार्टियों को खाती है। इसने शिवसेना, जो बड़ा भाई होता था एक जमाने में, उसको खाया। उसने नीतीश कुमार की पार्टी को खाया। उसने अकालियों की पार्टी को डेंट किया। कितने उदाहरण आपको मैं बताऊं। तो ये पार्टी ऐसा करती है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर मान लीजिए मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बहुमत से मान लीजिए नहीं आता है, तो फिर कौन? तब ये 2 धाराएं पार्टी के भीतर चल रही हैं। एक उदारवादी है, एक अनुदारवादी, एक कंजर्वेटिव, दूसरा लिबरल। तो कंजर्वेटिव में आते हैं, 2 प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अमित शाह हैं, और दूसरे हैं योगी जी आपके। तो 2 व्यक्ति कंजर्वेटिव में हैं। लिबरल में 2 हैं, जो एक नितिन गडकरी हैं, और दूसरे स्थान पर 2 लोग हैं, जो वसुंधरा भी हो सकती हैं और जो शिवराज सिंह भी हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये दोनों मोदी से सीनियर हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जब देश ये चुनाव करता है, जब इस देश में 1996 में, आपको याद है, जब नेता नहीं मिल रहा था, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा था, तो इस देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि ज्योति बाबू को भेजा गया था, ज्योति बसु को निमंत्रण भेजा गया था कि आइए, आप आइए, जो केवल एक राज्य में पार्टी थी। तो इस देश का लोकतंत्र तो ये कहता है कि योग्यता के आधार पर आता है प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसी सूरत में वो जो है अमित शाह साहब को कितना पसंद, खटक रहे हैं योगी जी। तो प्राइम मिनिस्टर तो बनने से रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने मोह भंग की स्थिति कर दी है। लेकिन मैं एक और फैक्ट पर संजय जी चर्चा करना चाहता हूं कि इस बार आपके यहाँ थोड़ा सा समीकरण बदला हुआ है, और वो समीकरण जो मैं समझता हूं कि वो शायद बहुजन समाज पार्टी की ओर से है। 2019 के चुनाव में, अगर मुझे ठीक याद है तो करेक्ट करिएगा, क्योंकि आप शायद ज्यादा, हालांकि उत्तर प्रदेश मेरा भी प्रदेश है, 10 सीटें वो जीती थी, 10 जीती थी जहां तक है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक जब इकट्ठा था, यानी ओबीसी, और 10 सीटें जीती थी। 5 समाजवादी पार्टी जीती थी और 10 बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 15 सीटें जी, वही मैं कह रहा हूँ। इस दोनों ने मिलकर 5, है ना। और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या स्थिति बनी? एक ही विधायक जीत, एक ही विधायक है, और वह भी एक विधायक अपने दम पे, अगर वो निर्दलीय खड़ा हो जाता तब भी जीत जाता। वो उमाशंकर है विधायक है कि वो अपने खुद जीत जाता। बिल्कुल। असल में मुझे ऐसा लगता है ना राजेश जी, वो भी बड़ा
और ये काम करता है। जो बसपा का विधायक है उमाशंकर, वो योगी आदित्यनाथ का राइट हैंड है, क्षत्रिय है, सब हाँ बिरादरी हैं, और वो ठेकेदारी करते हैं। मतलब वो आज से कुछ साल पहले बताया जाता है कि उनके पास में 10 लाख रुपए भी नहीं थे। आज की तारीख में वो 1000 करोड़ के आदमी बताए जाते हैं। और मजे की बताइए। बात ये है, वो अपनी विधानसभा को अपनी फैक्ट्री मानते हैं। तो इधर ठेकेदारी से पैसा कमाते हैं, उधर वो विधानसभा में लोगों पे खर्च करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि बीजेपी की सरकार है, विधायक बसपा का, लेकिन जो ठेके होते हैं 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 400 करोड़ के, वो सब उसको मिलते हैं। कई बार उसकी क्या फर्म में शिकायतें भी हुई, उसकी जांचें भी हुई, लेकिन वो इतना पैसे वाला है ना, सब जांच मैनेज कर लेता है। तो बसपा का विधायक है, लेकिन हर समय वो योगी आदित्यनाथ की शरण में रहता है। तो बसपा के विधायक को सबसे ज्यादा ठेके मिलते हैं वहां पे, तो उसकी तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब बीजेपी, बीएसपी शून्य पे थी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और मैं बताऊं, अगर आप बीएसपी का लगातार 12-13 वर्षों का ग्राफ देखें तो आप देखिए 2009 का को याद कीजिएगा। 2009 में अगर मुझे ठीक याद है तो बीएसपी ने, कांग्रेस ने 21 या 22 थी हाँ, और बीएसपी की भी 20 सीटें थी। हाँ, वो बीएसपी लेकिन बड़ा अगले जला था चुनाव में, हाँ, 2014 में मायावती जी के खाते में एक विराट शून्य था। देखिए ये मायावती जी, वहां से बीएसपी का ढलान शुरू हुआ है। 2012 वो ढलान बिंदु एस्टैब्लिश करता है। तो 2012 के बाद जब ऐसा हुआ तो हमने 19 की बात कर ली, 22 की बात कर ली विधानसभा की। तो अब क्या हुआ है, जो मायावती ने जिस तरह से अनमनेपन और खिन्न मन से वो चुनाव लड़ रही हैं, तो पहला नुकसान तो 5 राज्यों की विधानसभाओं में हुआ था, दिखा था हमने कि जो पार्टी मध्य प्रदेश में 10 से 12 विधायक तक जीत के आए थे, आपको याद है 2000 ये जब दिग्विजय सिंह का मुख्यमंत्री थे 99 में, तो उस समय 10-12 विधायक बीएसपी के जीत के आए थे और विंध्य से लेकर चंबल तक बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक था। तब दिग्विजय को खतरा लगने लगा था और दिग्विजय सिंह ने स्प्लिट करके बहुजन समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष को ही कांग्रेस की तरफ ले आए थे। तब मायावती ने उनको निकाल दिया था। मतलब प्रदेश अध्यक्षों को मायावती निकाला करती थी। और 2012-13 में तो आपको याद है कि उनको किसी ने कुछ कह दिया कि वो तो जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मानने लगी थी। आज वो जो चुनाव है तो उसमें उनकी मानसिकता जितनी कमजोर हुई हो हम नहीं जानते कि उनका कितना विश्वास हिला हुआ है, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं। उनके मतदाता का भरोसा टूट गया है। जो दलित, महादलित या जो उनका स्ट्रॉन्ग वोटर है, वो इस बार जहां से खिसक के आया था जब बीएसपी बनी, वो कहां से आया था? वो कांग्रेस से आया था। तो इस बार वापस वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर आ रहा है। इसलिए मैंने मोहभंग की बात की थी कि वो मोहभंग इस बार है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए कि 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस को 6% वोट मिले थे और उसके कई सांसद जीत के आए थे, और इस बार अभी 2% वोट है। अगर ये इस बार फिर कांग्रेस 6 और 7% पे जाकर के टिकती है तो कितने सांसद आ सकते हैं और कितने अखिल समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। जी कह रहे हैं आखिर में एक सवाल, अगर मान लीजिए कल्पना करिए कि भाजपा 240 पे आकर रुक जाती है तो सरकार फिर एनडीए की बनने की स्थिति में आती है, 240 पे बीजेपी है, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, एक जो 240 तक अगर है, अगर मैं 240 हूं तब तो फिर प्रधानमंत्री की के रूप में आप मोदी को देख सकते हैं। क्योंकि 32 सीटें गुजरात के लोगों को खरीदना, 32 सांसद, आपको पता है संसद में जितने सांसदों का बहुमत होता है, दलों के आधार पर प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता। तो 32 सांसदों को हमने जो हालिया दशक की पॉलिटिक्स देखी है वो पैसे से संचालित है। 2-2 महीने जो है विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाता है। मैंने मान लिया कि 32 सांसद खरीद दिए गए, बन गया 200। ऐसे सांसद खरीदने के बाद या पार्टियों को शामिल करने के बाद या पार्टियों को सहयोग लेने के बाद क्या नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर रह जाएंगे? जैसे अभी तानाशाह कहा जाता है उनको, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह पाएंगे उतने ताकतवर, उतने जुनून में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। उनका जो रूप सामने आएगा
वो जो तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में गुजराती मानसिकता एक ये है कि देखिए, या तो वो धन की ताकत के दम पर गरजता है, और जब वो देखता है कि उससे ज्यादा गरजने वाले कोई दूसरे हैं, तो वो एकदम फिर जो है दुबक जाता है। ये एक मानसिकता है वहां की, और ये इसी यही ये उसकी अक्लमंदी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि गुजरातियों ने जो पूरे समूचे संसार में जिस तरह से अपना कारोबार का विस्तार किया है, वो इसी नीति के तहत किया है। तो लेकिन अब नैतिक रूप से नरेंद्र मोदी जी को 240 आने पर बहुत पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वह उनके जीवन का शायद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा जब वो प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। आपको मैं एक घटना सुनाता हूं। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम नहीं बताऊंगा, 2014 की बात है, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, अब प्रधानमंत्री देश के हो गए हैं, तो अब क्या भविष्य आप उनका देखते हैं? बोले, सर, अब जीवन की आखिरी सांस तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, चाहे तरीके कुछ भी हों। ये 2014, और मुझे अक्सर उनकी बात याद आती है कि जिस तरीके से वो, आप उनकी भाषा देख लीजिए ना, इस बार बौखलाए तो हैं, हाँ, लेकिन अब मुझे चुनाव के आ गया, मुजरा बताइए, प्रधानमंत्री जी, कह रहा मुजरा बताइए, लिमिट कर दिया। तो बिल्कुल बात है लेकिन मुझे ये। लगता है जी, जी, कंटिन्यू करिए आप। नहीं, मैं कह रहा था कि दो चीजों को डिस्कस किए बिना शायद हमारे ये चुनाव का कवरेज पूरा नहीं होगा। दो बातें, एक तो जिस तरह से नड्डा साहब ने आरएसएस को इंसल्ट किया है, हाँ, वो पिछले शुरू के 3 चरणों में तो जो कम मतदान का कारण था वो यही था कि आरएसएस का कार्यकर्ता घर से नहीं निकला। जब चौथे चरण में इनको एहसास हुआ, तो इन्होंने संघ से संवाद की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तो ये जो संघ का अपमानित, जब कोशिश नाकाम हो गई, इसलिए उस इशारे पर जेपी नड्डा ने संघ को अपमानित किया है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो भूल गए हैं कि संघ की डाल पर बीजेपी बैठी है और वो उस डाल को काट रहे हैं। आपको पता है, एक अलिखित विधान है कि संघ के कार्यकर्ताओं का एक कोटा हमेशा बीजेपी में रहता है और वो पदों पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे तो संघ कार्यकर्ता थे। संगठन तो मंत्री एक तो कहते बात हैं, जी, संगठन मंत्री कहते हैं उनको। हाँ, तो संगठन मंत्री होते हैं, उनके कार्यकर्ता मंत्री होते हैं, उनके वो कार्यकर्ता जो विवाहित होते हैं वो बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मंत्रिमंडलों में शामिल होते हैं। सब इस बार मन ही मन खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए संघ का अनुशासन बहुत बड़ा है, पार्टी का अनुशासन नहीं। और मैं इसका सबूत देता हूं संजय जी कि 1979 में जब जनसंघ अलग हुआ था जनता पार्टी से, तो इसी मुद्दे पर हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से कहा गया था कि आप या तो संघ को चुन लीजिए या आप जनता पार्टी को चुन लीजिए। उन्होंने कहा हमारे लिए संघ सर्वोच्च है। इसलिए संघ का जो कार्यकर्ता बीजेपी में आज है, उसके लिए आज भी संघ सर्वोच्च है। और उसने इस बहुत हाँ, और इस जब उसके बाद से ही अगर आप गौर करेंगे, जब से ये बात हुई है, तब से माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जबान न जाने क्या उगल रही है। जो अमर्यादित टिप्पणियां, उनके दिमाग में कोलाहल है। लेकिन देखिए, यही तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा और गहराई होती है कि आप मन का कोलाहल पी जाएं, अपना जहर कंठ में रखें। नेहरू जी को भी तमाम दिक्कतें थी, मुश्किलें थी, उनके दामाद तक उनके आलोचक थे। तो ये आलोचना अगर उनके व्यवहार में दिखती है, वो मटन और चिकन और मंगल सूत्र और फलाना और ढिमाक, क्या भाषा है ये? शर्म आती है। सारी दुनिया देख रही है भाई, दुनिया देख रही है। जी, बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी, बहुत मजा आया है आपसे पूरी इतनी लंबी चर्चा करके। बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। ये थे राजेश बादल जी और हम इनसे बात कर रहे थे पूरे देश की राजनीतिक हालात पे। आप समझ सकते हैं कि कितने योग्य हैं, उन्होंने पूरे देश की राजनीति का आपके सामने खाका खींच के रख दिया। मुझको यकीन है आप भी सहमत होंगे राजनीति के इस खेल से, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया, ये इंडिया गठबंधन वाले तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे दूध में नींबू निचोड़ देंगे, तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएंगे। अब तो बात
मुजरे तक भी आके पहुंची और लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मुजरे की जानकारी कैसे। तो जाहिर है चुनाव बहुत फंसा हुआ है, बहुत पेचीदा है। क्या होगा 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन राजनीति की हर खबर हम आप बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।